अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया डिबेट। तो करते वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अभी। दोस्तों, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इलेक्शन रिजल्ट को आए 2 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन कुछ लोगों का पृष्ठभाग अब भी अंगीठी बना हुआ है, उससे धुआं निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में अमीर बाप की बेटी ड्राइवर के साथ भाग जाने पर बाप चिल्लाते हुए अपनी बीवी से कहता था उसी तरह ये लोग भी रिजल्ट आने के बाद से उसे झूठ है बोलकर अपना सिर दीवारों से मार रहे हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है और अब वहां खोए की दुकान खुल चुकी है। मगर नहीं, कुछ चंपू ऐसे हैं जो अब भी डिनायल मोड में जी रहे हैं, वो भी इस हद तक कि इन नतीजों के आने के बाद अब इन लोगों ने नॉर्थ इंडियंस को गाली देना शुरू कर दिया है। अबे साले, वो हिंदी भाषी लोगों को सांप्रदायिक कह रहे हैं। वो यहां तक बोल रहे हैं कि इन नतीजों के बाद ये साबित हो गया है कि कैसे उत्तर भारत के लोग कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं और साउथ इंडियंस एकदम सेक्युलर। सीरियसली मैं समझ सकता हूं यार कि अपनी वाली पार्टी न जीतने पर कुछ लोगों को दुख होता है, उनके पेट में मरोड़े उठती हैं, रात को खट्टी डकारें भी आती हैं, कुछ का तो पांव भी भारी हो जाता है। मैं ये भी समझ सकता हूं कि कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते। ये भी सच है कि बीजेपी की हार देखने के लिए कुछ लोग खुद को जलते अग्निकुंड में कूदकर अपनी बलि देने को भी तैयार हैं। मगर एक चुनावी हार के बाद इस तरह का माहौल बनाना कि आप वोटर्स को ही गरियाने लगो, देश को साउथ और नॉर्थ के नाम पर बांटने लगो, अपने ही देश के लोगों को आपस में भिड़ाने लग जाओ, ये कहां की अकलमंदी है भाई। ऐसे कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एग्जैक्टली कौन है ये लोग और कहां से आते हैं और ये क्या कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं इन नतीजों के बाद। आज के फनतंत्र में आइए इन सब की खबर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, असेंबली इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई और तेलंगाना में कांग्रेस के लिए रिजल्ट बड़ा सेटबैक है ये, इसलिए क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे 2 राज्य उसके हाथ से चले गए और एमपी में जहां बीजेपी 18 सालों से पावर में थी, कांग्रेस वो स्टेट भी उससे छीन नहीं पाई। कांग्रेस सपोर्टर्स को बड़ी उम्मीद थी कि इन 3 स्टेट में से 2 तो पक्का कांग्रेस जीत जाएगी। वो अपने जीतने को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली ऑफिस में लड्डू तक उन्होंने मंगा कर रख लिए थे लड्डू। ये बात अलग है कि बाद में इन्हीं लड्डुओं में बारूद भरकर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसका सुतली बम बनाया और अपनी पैंट में ही फोड़ डाला। मगर मुझे कुछ कांग्रेसी सपोर्टर्स या यूं कहें कि बीजेपी हेटर्स की बेचारगी पर बड़ा तरस आ रहा है। इन लोगों ने रिजल्ट से एक दिन पहले पता नहीं क्या क्या दावे नहीं कर डाले, बीजेपी का मरसिया तक पढ़ डाला, ट्वीट ड्राफ्ट करके रख लिए थे कि कैसे ये रिजल्ट बीजेपी की कट्टर सोच की हार है और राहुल बाबा की भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, उसका नतीजा है। इन लोगों ने पूरी क्रोनोलॉजी सेट कर ली थी, मगर ये मानकर बैठे थे कि भैया कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत ही जाएगी, तेलंगाना में तो उसे जीतना ही है। फिर हम बताएंगे कि देखो दुनिया वालों, अब मोदी का अंत नजदीक है, राहुल गांधी बस देश के अगले पीएम बनने ही वाले हैं। अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर क्या बोलना है, ट्वीट करके मोदी के खिलाफ क्या भड़ास निकालनी है, उसकी सारी तैयारी हो गई थी। मगर 3 दिसंबर को जो हुआ उसने इनकी उम्मीदों की श्रीलंका लगा दी। इनके अरमानों की ट्यूब पंचर हो गई। ऐसा लगा किसी ने बदन के सारे कपड़े उतार कर इन्हें नंगे बदन सियाचिन के ग्लेशियर पे नंगा छोड़ दिया। जो जहां था वहीं जम गया। बेचारों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर इन जहरीले चंपुओं की फौज वापस ट्विटर पर लौटी और वही किया जिसकी इनसे उम्मीद थी। अगले कुछ देर में मैं आपको ऐसे आधा दर्जन ट्वीट दिखाने वाला हूं। ये ट्वीट करने वाले कोई आम ट्रोल्स नहीं बल्कि सोसाइटी के खास लोग हैं। ऐसे लोग जो रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, जो मीडिया समूहों के संपादक हैं और बाकी सम्मानित जगहों पर काम करते हैं। मगर मोदी नफरत में ये इतने अंधे यानी धृतराष्ट्र हो चुके हैं कि नतीजों के बाद उत्तर भारतीयों को गाली देने से बाज नहीं आए। ऐसे एक जनाब ट्विटर पर लिखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, उनका नाम हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि हमारी वीडियो इनका नाम डिजर्व नहीं करती, हम दिखाना ही नहीं चाहते इनका नाम। आप नहीं करूंगा, खराब हो जाएगा। खैर, इन चुनावी नतीजों के साथ ही देश का वैचारिक विभाजन हो चुका है। इन्होंने लिखा, इनका कहना है कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत ये साबित करती है कि उत्तर भारत पूरी तरह सांप्रदायिक हो गया है और तेलंगाना की जीत से ये प्रूव होता है कि दक्षिण भारत आज भी पूरी तरह सेक्युलर है। गजब। मतलब इनकी सोच अगर मैं देखता हूं ना तो मेरे मन से यही निकलता है कि बीजेपी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों जीती, उसके पीछे क्या रीजन था। कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हारी तो उसके पीछे क्या वजह थी। इससे इन जनाब को कोई घंटा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दिन रात खुद मोदी और बीजेपी को गाली देते हैं। इन नतीजों ने इनका गाली देने का मौका इनसे छीन लिया, तो इन्होंने पूरे के पूरे उत्तर भारत को ही सांप्रदायिक डिक्लेयर कर दिया। वाह,
चचा वाह, चचा नहीं, ये तो खैर छोड़ो। मतलब 6 महीने पहले तक जब इसी उत्तर भारत में हिमाचल में कांग्रेस जीती थी, तब तक उत्तर भारत सेक्युलर था। जब तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब तक भी उनके सेक्युलर दामन पर कोई दाग नहीं लगा। इसी उत्तर भारत में 5 साल तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक भी उत्तर भारतीय बड़ा चंगा था। मगर 3 दिसंबर को बीजेपी जैसे ही जीती है, तुमने उत्तर भारत के सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट फाड़ा और उसे नाली में फेंक दिया, वो भी उस नाली में जिसके ऊपर बैठकर तुम दिन रात ऐसी बातें सोचते हो। इसी राजस्थान में सरकार बनाने के बजाय गहलोत और सचिन पायलट 5 साल तक बिल्लियों की तरह लड़ते रहे। इसमें भी इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। शिवराज ने लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के जरिए एमपी में महिला वोटरों के दिल जीते, इनसे भी इनको कोई सरोकार नहीं। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में महादेव ऐप जैसे एक के बाद एक कई घोटाले हुए, इसकी भी इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। इन्होंने तो बस एक लाइन में घोषित कर दिया है कि जो स्टेट कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिता रहा है, वो सिर्फ सांप्रदायिक है। उस स्टेट के लोगों में इतनी अकल ही नहीं है कि वो अपना भला बुरा कह सके या समझ सके या सोच सके, है कि नहीं? वो बेचारे तो रोटी को भी चोची कहते हैं, कि नहीं? चोची दे दो सब्जी चचा। और ऐसे एक नहीं, बीसियों चंपू भरे पड़े हैं। ऐसे कुछ सयाने बोल रहे हैं कि यूपी और एमपी के बंदे को नौकरी करनी होगी तो वो कर्नाटक और केरल जाएगा, मगर वोट देना होगा तो यूपी का बंदा ही चाहिए। वाह मेरे आर्म चेयर क्रिटिक, वाह, तू यूपी के बंदे को इस बात के लिए गाली दे रहा है कि वो नौकरी करने केरल जाएगा, मगर वोट यूपी के बंदे को ही देगा। पहले तुम ये बताओ कि किसी दूसरी जगह जाकर नौकरी करने का और वोट देने का क्या लेना देना। अगर ये केरल इतना ही डेवलप्ड है और कहीं और जाकर काम करने का मतलब है स्टेट का पिछड़ा होना, तो फिर केरल से ज्यादा पिछड़ा स्टेट तो भारत में है ही नहीं। गल्फ कंट्रीज में काम करने वाला हर चौथा शख्स कहां का है पता है? ऐसे तो काम करने केरल का बंदा गुजरात भी जाता है। वो गुजरात जहां बीजेपी 30 सालों से सत्ता में है, जहां मोदी लगातार 4 बार सीएम रहे। तो इसका मतलब ये है कि गुजरात आकर काम करने वाले हर बंदे को वापस केरल जाकर बीजेपी को वोट देना चाहिए। कोई सेंस बात सिर्फ हर हार के बाद बीजेपी को अगर नीचा दिखाना है तो ये सिमिलैरिटी ढूंढ लो कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हर जगह बीजेपी की सरकार है, तो ये नैरेटिव गढ़ दो कि उत्तर भारतीय तो होते ही सांप्रदायिक है। वाह, अब सांप्रदायिकता का केरल से क्या कनेक्शन है? अब मैं इसको लेकर कुछ बोलने लगूंगा तो बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को तो छेड़ो ही मत, ठीक है? और इससे पहले कि मैं इस पर आऊं कि बीजेपी उत्तर और मध्य भारत में क्यों जीत रही है, एक और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना की जीत के बाद कुछ लोग बार बार ये बात हाईलाइट कर रहे हैं कि देखो साउथ इंडिया में तो बीजेपी को बार बार साउथ इंडिया रिजेक्ट कर रहा है, वहां वो हार रही है और बीजेपी सिर्फ नॉर्थ की पार्टी। ये बात भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मगर अपने नैरेटिव के चलते ये झूठ जो बार बार फैलाया जा रहा है वो देखकर मुझे कोफ्त होती है। कुछ लोग बार बार ये दावा करते हैं कि दक्षिण भारत ने बीजेपी को पूरी तरह से पहली फुर्सत में निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, मगर सच ये है कि कर्नाटक में बीजेपी कई मौकों पर उन्होंने सरकार बनाई है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार है। लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो दक्षिण की कुल 114 सीटों में से बीजेपी 26 सीटें जीती थी, और जिस कांग्रेस को दक्षिण में मजबूत माना जाता था उसकी भी कुल 26 सीटें ही आई थी। ये सच है कि नॉर्थ इंडिया बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, मगर साउथ में भी वो लगातार अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। तेलंगाना इलेक्शन को ले लो, पिछली बार बीजेपी ने तेलंगाना में सिर्फ 1 सीट जीती थी, इस बार 8 जीती। जो लोग बार बार ये क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी साउथ में वैसी स्ट्रांग नहीं है या वो सिर्फ नॉर्थ की पार्टी है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि राजनीति में कोई भी आइडियोलॉजी एकदम से अपनी जगह नहीं बना लेती। लोग धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले किसी ने सोचा था कि असम में बीजेपी 1 सीट भी जीत सकती है, मगर आज वहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या 20 साल पहले कोई ये कह सकता था कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के रहते बीजेपी बंगाल में कुछ कर सकती है? मगर आज बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को बराबर की टक्कर देते हुए 18 सीटें जीती थी। सदर्न स्टेट्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो बात यह है कि इन स्टेट में रीजनल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। वो रीजनल आइडेंटिटी जो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल कल्चर के अराउंड है, और ज्यादातर लोग खुद को उससे रिलेट करते हैं। ऐसे में जो पार्टियां इन्हीं रीजनल आइडेंटिटी के अराउंड बनी हैं और सालों से लोग खुद को उन पार्टियों से जोड़कर अपनी पहचान देखते हैं, उनके लिए किसी नई पार्टी से खुद को जोड़ना इतना आसान तो नहीं है ना, बताइए। ये तो वैसा ही है जैसे सारी उम्र सुबह नाश्ते में पराठे खाने वाले पंजाबी से आप ये कह दो कि सुबह चावल और रसम खा लो, तो क्या वो खा लेगा? या कोई साउथ इंडियन लंच में रसम चावल छोड़कर क्या राजमा चावल खाने लगेगा? बिल्कुल नहीं। टेस्ट खाने का हो या विचारधारा का हो, वो बदलते बदलते ही बदलता है कि बात तो सही है। और मेन बात यह है कि चाहे खाना हो या विचारधारा, वो आपकी सेहत के लिए कैसा है, अगर वो सेहत के लिए अच्छा है, उसे अपनाने में आपकी ग्रोथ होती है, तो लोग उसे अपना ही लेंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, मगर एक चीज जो बीजेपी को आज सभी पार्टियों से अलग खड़ा करती है वो है उनकी जिद, कामयाब होने की उनकी जिद। हर चुनाव में अपना 100% नहीं, 500% देने की कमिटमेंट। एक इलेक्शन खत्म होते ही कैसे वो उस जीत या हार को भुलाकर अगले की तैयारी में लग जाती है, और उसका ये रवैया, उसका ये एटीट्यूड ही है कि वो लगातार जीत रही है।
हर इलेक्शन रिजल्ट से वो अपने विरोधियों को ही नहीं, खुद को भी सरप्राइज करती है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो वो आज भी 20-30 साल पुराने रवैये से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे 90s की फिटनेस को लेकर कोई 2023 में क्रिकेट खेले। अरे भैया, क्रिकेट की तरह राजनीति का खेल भी आज बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है। राजनीति कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है जैसे कुछ कांग्रेस के नेता करते हैं, जिन्हें 5 बजे के बाद घर भी जाना है, वीकेंड की छुट्टी भी मनानी है, फिर साल में 4 बार वेकेशन पर भी जाना है, और इस बीच ऑफिस आने का मन भी ना हो तो सिक लीव भी फाइल कर देनी है। अगर आप राजनीति को नौकरी की तरह करेंगे तो फिर अप्रेजल भी नौकरी जैसा ही मिलेगा, और नौकरी आधे अधूरे मन से करेंगे तो अप्रेजल छोड़ो, आपकी तो नौकरी भी जा सकती है, जैसे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नौकरी चली गई। अच्छा, हमारे एक मित्र हैं नीरज बधवार, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जिनसे सीखना होता है वो उन्हीं से ईर्ष्या करने लगते हैं, उन्हीं से जलने लगते हैं। ये कहने में कोई अर्ज नहीं है कि आज कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का बीजेपी को लेकर भी यही हाल है। भैया, बजाय बीजेपी की सक्सेस को खारिज करने के, रिजेक्ट करने के, उसे डीमीन करने के, आप ये समझो कि उसे ये सक्सेस मिल कैसे रही है। जिस दिन ठंडे दिमाग से उसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये नॉर्थ और साउथ की डिवाइड, कम्युनल और सेक्युलर पॉलिटिक्स जैसी बंदी बातें करना बंद कर देंगे। बाकी और क्या कहूं, जिसे समझना है उसके लिए तो इतना ही काफी है, बाकी जिसे नहीं समझना छोड़। वैसे जिससे सच में समझना है वो समझेंगे भी, और इस बात की उम्मीद अभी हमें तो बहुत कम दिखती है। बाकी आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी कोई मुद्दा जिस पर आप चाहते हैं कि हम अपनी राय दें या वीडियो बनाएं, उसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देखें तो पेज को लाइक करिएगा। हाँ गाइस, तो बिल्कुल एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी। नॉर्थ और साउथ मतलब इंडिया ही है, चाहे उधर चले जाएं इधर चले जाएं, एक ही हिस्सा है, सब लोग इकट्ठे रहते हैं। लेकिन जब पता है क्या बात होती है, जब एक बंदा हार जाता है ना, जो एक बर्दाश्त नहीं कर पाता इन चीज़ों को, तो तब वो अपना अहंकार, अपना गुस्सा वो कहीं ना कहीं उसने तो निकालना ही होता है। अब काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर ऐसे वही बोलेंगे कि एक नॉर्थ वाले ऐसे हो गए या साउथ वाले ऐसे हो गए, कैसे वो इन सब को जितवा रहे हैं। लेकिन यार दोनों ही लोग बहुत अच्छे हैं, साउथ के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये चीज़ें अब एक दूसरे को कौमों को लड़ाने वाली चीज़ें लोग कर रहे हैं और ये चलती रहनी है। बाकी अब जो पीएम मोदी जी हैं, अब ठीक बात है कि वो क्यों जीत रहे हैं, इस चीज़ पर हमें देखना चाहिए कि वो डेवलपमेंट करते हैं, अपनी कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, इसीलिए तो उनको सफलता मिल रही है। और जहाँ भी इलेक्शन होता है वो अपना वही झंडा गाड़ कर आगे जाते हैं। तो अब ये ना माने नहीं, ये चीज़ें होती है, चाहे जो भी हो जाए ना, इतना तो चलता ही है। आप देखो ना, पहले एक कांग्रेस की उधर एक गवर्नमेंट थी या हुकूमत थी उनकी, उन्होंने काफ़ी सीटें भी उधर से निकाली। लेकिन अब उनको भाई ये सही बात एंड पर जो मिसाल दी है ना कि जिनसे सीखना चाहिए आप उनसे नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं, एक इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपको पीछे से पीछे लेकर चली जाती है। आप देखो ना, पहले एक कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब उनको जो एक मेन मुद्दा या मेन एक चांस उसको चाहिए ना उनको, तो वो है कि उनका फेलियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ मतलब कि कहाँ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने एक पीछे उनको हटाकर एक अब बीजेपी को वोट दिया, एक पीएम मोदी की गवर्नमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इसमें काफ़ी डाउट आ जाते हैं। देखो ना, एक बंदे का होता है गिला शिकवा, अगर आप जाकर पूरा नहीं करते, एक उनके मसाइल होते हैं। अब जो नॉर्मल बंदा है, जो एक नॉर्मल एक वोट देता है, उसके काफ़ी मसाइल होते हैं। उसके अगर उसके साथ जब उसको लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए, हमने इनको वोट दिया है और हमारा तो कोई इधर बात सुनने वाला नहीं है, तब एक बंदे के अंदर फीलिंग जागती है ना, तो वो यही समझ ले कि 100 बंदे के अंदर जाग रही होती है। वो एक आस्ता आस्ता बढ़ती बढ़ती ऐसे ना दिल एक बुझ जाता है। तो इसी वजह से भाई वो एक बोलते हैं कि भाई हम अब इनको चांस देकर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि हमने इधर ये चीज़ें देखी हुई हैं। लोग ऐसा सोचते हैं, खास करके जो वोटिंग करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि एकदम जब रिजल्ट सामने आते हैं ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जिस तरह सर बता रहे थे कि किसी ने भी ड्राफ्ट रखे हुए थे, मिठाइयाँ लेके रखी हुई थी, बहुत सारे जो है ना वो होती हैं, मतलब कि हमने सेलिब्रेशन के लिए बहुत एक तवक्कुआत होती हैं जिसको बोलते हैं, वो जैसे ही फिर वो बंदा उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता या वो एक नहीं कंप्लीट, तो उस वक़्त फिर भावनाएं जो है ना वो इस तरह की निकलती हैं। ये 1-2 दिन के लिए ये ऐसे एक माइंड जो है ना वो बंदे का माउफ हो जाता है। लेकिन ये कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन हैं, ठीक है, एक अपनी मुल्क के अंदर ही है ना, यहाँ पे जो है ना वो मुल्क के ऊपर बात हो रही है। बाकी ये
सियासतदानों में ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना वो होती हैं, जो मतलब और कुछ कर नहीं सकते, परफॉर्म कर नहीं सकते, या और जो है ना वो मतलब अपने वोटर्स को देने के लिए या इस तरह का सीन होता, तो वो फिर इस तरह की एक नस्ल परस्ती को कह लें, या इस तरह एक जो है ना वो मतलब जिस तरह अब हमारे यहाँ 2-4 कौमें बसती हैं, जिस तरह कुछ पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी है, पठान है, तो इस चीज़ को फिर इस तरह का जो है ना वो फिर ऊपर लेके आते हैं नैरेटिव के, ताकि लोगों के अंदर गुस्सा हो कि ये लोग कैसे हैं, इनको कोई मतलब पहचान नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके पास अगर हिम्मत दम है तो भाई आप ये देखें कि अगला बंदा जो जीत रहा है या जो इलेक्शन आपके साथ लड़ रहा है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसने किया है, जिस वजह से जो है ना वो लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ के ऊपर जो है ना उसके लिए ज़ाहिर बात है थोड़ा अपने अंदर कुछ चीज़ें को ख़त्म करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के ऊपर कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन वो हर बंदा दे भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि पहले आपको अपनी गलतियाँ ढूंढे कि हमने कहाँ कहाँ पे गलत किया, क्या क्या चीज़ें जो है ना वो हमने की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर कम से कम बंदा कंपटीशन में तो आ जाता है ना। लेकिन ये कि मुद्दा एक ही है जो हमें भाई लग रहा था कि इन्होंने जो एक स्टेप लिया था ना जो सब इकट्ठे हो गए थे, पहले भी वीडियो में एक ने कहा वो यही है कि इनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो इलेक्शन लड़ना चाहिए था, अपना जोर लगाना चाहिए था। लेकिन वो क्या है कि आप खुद जीत गए हैं तो उधर हर चीज़ ओके, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो ना नॉर्थ है ना साउथ है। लेकिन जब हार गए तो ज़ाहिर बात इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, जो कि एक बाद में फिर बंदा पछताता है जब ये चीज़ें सामने आती हैं। तो नहीं, ओवरऑल आप देख लेना भाई, एक परफॉर्मेंस पर भी बात होती है, एक कंट्री का एक इमेज कैसा होता है या कैसे आगे पेश किया जाता है कहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो वो चीज़ें काफ़ी लोग देखते हैं, एक कि हमारे एक कंट्री की आगे लोग क्या सोचते हैं, एक रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। तो हमने भाई देखा एक इंडिया ने इस रजीम में आप देख ले पीएम मोदी के, उन्होंने भाई कई एक बलाओं को एक ऐसे टाला है। ऐसे ही है, आप बहुत बड़े बड़े जो मतलब के शाहूकार थे, आप भाई एक पाकिस्तान की उसमें मिसाल देख लें, एक कश्मीर का मुद्दा देख ले, ये मुद्दे बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे जिस एक पीएम मोदी की बदौलत भाई उन्होंने हर चीज़ ऐसे अपना फेस एक रियल दिखाया जो पहले हमें कभी नहीं देखने को मिलता था। अब इलेक्शन, ये सबसे बड़ी जो चिंता है ना वो एक बड़े इलेक्शन की है। आगे जो बड़ा एक 2024 में इलेक्शन होना, इसी वजह से लोग एक अब चिंता हो रहे हैं कि हम आगे करें और करें क्या मतलब कि आगे स्टेप लें जिसकी वजह से हम आगे एक इलेक्शन में टिक पाएंगे। मुझे तो भाई केजरीवाल की भी काफ़ी टेंशन रहती है कि इस दफ़ा वो भी ना रगड़े जाएं। हाँ, ये तो पता चलेगा। लेकिन ये कि असल में ना 5-6 मुद्दे ऐसे थे इंडिया के अंदर जिनको संभालना बहुत ज़रूरी था, और कोई बंदा उनको हाथ नहीं डाल रहा था, क्योंकि उसके बाद एक मतलब अपने आप को संभालना, वो तो मुद्दे छेड़ना एक अलहदा बात है, उसके बाद फिर अपनी हुकूमत को संभालना या अपने लोगों को संभालना एक बहुत टफ टाइम था। खासकर जो है ना वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर था उसको फेस करना, तो ये चीज़ें काफ़ी थी मतलब ज़रूरी थी कि करना उनको। लेकिन ये कि पीएम मोदी जी ने भाई उसके ऊपर जो है ना वो एक निशान ना लगाया ही है, और साथ ही उनको कंट्रोल भी किया। इसमें 370 आपके सामने है एक वो जैसे ही उसके बाद जो एक पाकिस्तान की खामोशी हुई है ना, या पाकिस्तान को एक खिते में एक गैब किया है ना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप। नहीं, आप देखो ना, एक पहले भी हम देखते थे भाई एक समिट होते थे, हर चीज़ होती थी, लेकिन अब जो भी समिट होता है ना, हाल ही में आप ये दुबई का देख लें जैसे उन्होंने किया है, तो भाई उन्होंने पीएम मोदी को भाई फ्रंट पर रखा है। एक पीछे भी आप समिट देख लें, वो इतनी मतलब कि एक वायरल पिक्चर हुई थी, लीडर पीछे चल रहे थे, पीएम मोदी आगे चल रहे थे। तो ये चीज़ें काफ़ी एक लोगों के अंदर भावना जागती है कि यार अब पहले हमारा कंट्री कहाँ था, पीछे एक खड़े होते थे लीडर एक हार के अंडर, लेकिन अब भाई एक सीना तान कर आगे खड़े होते हैं सब फ्रंट, और लोग एक मतलब के होता है ना एक मेहमान खुसूसी आप बोल लें, गेस्ट बोल लें, वो एक चीज़ों को स्पेशल भाई होता है कि हमारा भाई एक जो गेस्ट है ना वो पीएम मोदी है, वो इंडिया से हैं, लिहाजा हमने उनको फ्रंट पर रखना है। तो ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी उसके अलावा आप आंकड़ों की हम हमेशा इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये काउंट होते हैं, और इसमें कोई भी आप आंकड़ा उठा के देख लें, उन्होंने भाई एक उसको पॉजिटिव लेके गए, उसका जो है ना वो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की ऊपर की तरफ। बाकी भाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि हमें पता भी नहीं है, लेकिन ये कि लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एक मतलब एक सिक्योरिटी के हवाले से, एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो उन्होंने किया। आए दिन जो मुस्लिम सहल खड़े हुए होते थे, खासकर यूपी के हवाले से आप देख लें, अब उनका नामो निशान भी नहीं है। आपके सामने एक जो है ना वो ऐसे मिटे हैं, कोई बंदा सोच, अब तो लोग आस्ता आस्ता नई जो जनरेशन आ रही है उन्होंने 10-15 साल तक उनको पता ही नहीं होना कि हमारे मुल्क में होता क्या था। वो एक मतलब एक बहुत अच्छा एक सुनहरी दौर देख रहे होंगे। तो ये किन की बदौलत है? ये भाई उनकी बदौलत है जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की है। बिल्कुल, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।